नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा वीकेंड स्पेशल शो को लेकर, जिसका नाम है पर्दे के पीछे, जिसमें कॉरपोरेट जगत में बीते हफ्ते क्या कुछ घटा, कौन से शेयर रहे खबरों में, कौन सा शेयर चढ़ा, कौन सा गिरा और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स की इन सब पर क्या है राय, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, जिससे आप अगले हफ्ते निवेश की अपनी रणनीति बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस हफ्ते में कई कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे सामने आए हैं। कहीं खुशी तो कहीं निराशा दिखी है। चलिए जानते हैं एक एक करके सबके बारे में। इरडा ने मंगलवार को चौथी तिमाही के अपने नतीजे जारी किए। इसमें कंपनी का पैट पिछले साल के मुकाबले 49% बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 337 करोड़ रुपए था। साथ ही रेवेन्यू में भी 37% की जोरदार बढ़ोतरी हुई है और ये 1320 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल ये 964 करोड़ रुपए था। कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से ये ग्रोथ हासिल की है। इरडा ने इस तिमाही में न सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाई, बल्कि अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी मजबूत किया है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में लीडर है और इस सेक्टर में बढ़ती डिमांड का फायदा उसे मिल रहा है। खबर से शेयर 16 मार्च को करीब 6% चढ़कर 179 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया, लेकिन 17 अप्रैल को इसमें 2.25% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली और भाव 173 रुपये 23 पैसे पर आ गया। इस पर बीएनके सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च रचित खंडेवाल का कहना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो हैं वो 185 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये 214 रुपये तक मूव दिखा सकता है। फ्रेश पोजीशन के लिए 152 रुपये का लेवल देख सकते हैं। वहीं देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने 17 अप्रैल को चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। इसमें कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट वाईओवाई बेसिस पर 12% घटा है। मतलब कंपनी को 7,033 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल की समान तिमाही में 7,969 करोड़ रुपए का ये प्रॉफिट हुआ था। हालांकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8% बढ़कर 40,925 करोड़ रुपए हो गया है। पहले ये 37,923 करोड़ रुपए था। इसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ वाईओवाई बेसिस पर 4.8% रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान 0 से 3% और ऑपरेशंस मार्जिन 20 से 22% होने का अनुमान जताया है। कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों को 22 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा भी की है। नतीजों से पहले शेयर 1% की बढ़त के साथ 1,427 रुपये पर पहुंच गया था। इसके अलावा देश की प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। इसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 26% बढ़कर 3,570 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2,835 करोड़ रुपए था। हालांकि विश्लेषकों ने 3,319 करोड़ रुपए से 3,463 करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट की उम्मीद जताई थी। मतलब नतीजे बेहतर रहे हैं। वहीं टोटल रेवेन्यू 22,504.2 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 1.3% ज्यादा है। लेकिन आईटी सर्विसेज सेगमेंट का राजस्व 1.2% कम होकर $2,596.5 मिलियन कम हुआ है रहा है। साल दर साल आधार पर यह 2.3% की गिरावट है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 17.5% रहा, जो पिछले साल के 1.1% से बेहतर है। साथ ही कंपनी ने अगली तिमाही यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q1 के लिए कमजोर गाइडेंस दी है, जिसमें राजस्व में 1.5% से 3.5% तक की गिरावट की बात कही गई है। 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी इसके शेयर में और भाव इस बार 237 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ था। इसके अलावा वारी रिन्यूएबल के भी चौथे तिमाही के नतीजे सामने आ गए हैं। इसमें रेवेन्यू 74.4% बढ़कर 476.60 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की तिमाही में 273.3 करोड़ रुपए था। वहीं नेट प्रॉफिट पहले के 51.3 करोड़ रुपए से 83% बढ़कर 93,008 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एबिटा 68% बढ़कर 126.40 करोड़ रुपए हो गया है। नतीजे घोषित होने के बाद 17 अप्रैल को शेयर में 8.15% की बढ़िया बढ़त देखने को मिली और कारोबार की समाप्ति 1,107 रुपये 35 पैसे पर हुई है। एंजल वन ने भी Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट में सालाना आधार पर करीब 48% की गिरावट आई है, जिसके बाद ये 174.52 करोड़ रुपए पर आ गया है। वहीं तिमाही आधार पर भी इसमें गिरावट दर्ज की गई है। Q3 में पैट 281.5 करोड़ रुपए था। टोटल इनकम तिमाही दर
तिमाही आधार पर 16% गिरकर 1057.8 करोड़ रुपए हो गया, जो तीसरी तिमाही में 1263.8 करोड़ रुपए था। कमजोर तिमाही रिजल्ट के बावजूद कंपनी ने अपनी डिविडेंड पॉलिसी के तहत 26 रुपए पर शेयर डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कंपनी ने 11 रुपए की अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी। इसके लिए रिकॉर्ड तारीख जो है वो 20 मार्च तय की गई थी। खबर के बाद 17 मई को शेयर 0.16% गिरकर 2,348 रुपए 90 पैसे पर कारोबार की इसकी समाप्ति हुई है। इसके अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के Q4 रिजल्ट्स भी जारी किए गए हैं, जिसमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में 2% का डिक्लाइन आया है। चौथी क्वार्टर में कंपनी को 510 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो पहले 520 करोड़ रुपए था। हालांकि टोटल इनकम पिछले Q4 के 5,165 करोड़ रुपए के मुकाबले बढ़कर इस Q4 में 5,851 करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम में भी इंप्रूवमेंट आया है और ये 6,073 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,211 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब 2.3% की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। इसके अलावा कंपनी को बोर्ड ने 7 रुपए पर इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा भी की है। शेयर की अगर बात करें तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इसके भाव करीब 1.25% गिरकर 1,789 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गए। हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। Q4 रिजल्ट्स में कंपनी में नेट प्रॉफिट में 122% की ग्रोथ दर्ज की गई है। Q4 में कंपनी को 385 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल के Q4 में ये 174 करोड़ रुपए था। कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम YOY बेसिस पर 11% चढ़कर 16,369 करोड़ रुपए हो गया है। पैट 19% बढ़कर 324 करोड़ रुपए रहा है, जबकि नेट प्रीमियम इनकम 33% बढ़कर 12,261 करोड़ रुपए हुई है। कंपनी ने 85 पैसे पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। खबर से शेयर पर भी 3 कारोबारी दिनों में अच्छा असर पड़ा। 17 अप्रैल को भाव 1.5% से ज्यादा चढ़कर 595 रुपए 65 पैसे पर इसके कारोबारी हफ्ते की समाप्ति हुई है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी कि TPREL ने भारत के सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी NTPC के साथ 200 मेगावाट की फर्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि FDRE प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट यानी कि PPA साइन किया है। इस करार से कंपनी की कुल रिन्यूएबल एनर्जी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी 10.9 गीगावाट तक पहुंच गई है। यह कदम भारत के क्लीन एनर्जी गोल्स को मजबूत देने के माना जा रहा है। कंपनी ने 2045 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में ये डील एक बड़ा कदम माना जा रहा है। TPREL की NTPC डील और 10.9 गीगावाट की कैपेसिटी कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन को मजबूती दे सकती है। ये डील टाटा पावर को भारत की टॉप रिन्यूएबल कंपनियों में सबसे ऊपर भी ले जा सकती है, जिससे निवेशकों को भरोसेमंद रिटर्न की उम्मीद बढ़ सकती है। खबर से 15 अप्रैल को शेयर में करीब 4% की तेजी देखने को मिली और भाव 380 रुपए 55 पैसे पर पहुंच गया। हेम सिक्योरिटीज की सीनियर एनालिस्ट आस्था जैन का कहना है कि जिनके पास इसके शेयर हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए। साथ ही 415 रुपए के टारगेट के लिए नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। भर्तियों से लेकर रियल एस्टेट और एजुकेशन सेक्टर तक ऑनलाइन सर्विसेज देने वाली कंपनी इन्फो एज के स्टॉक स्प्लिट होने वाले हैं। कंपनी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी और बताया कि बोर्ड ने प्रपोज्ड 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होने को मंजूरी दे दी है। इन्फो एज Naukri.com की पेरेंट कंपनी है। इसके तहत अभी जिन शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपए है, उनके स्प्लिट होने के बाद हर नए शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए रह जाएगी। यानी हर मौजूदा एक शेयर को 5 बराबर इक्विटी शेयरों में डिवाइड किया जाएगा। इसकी रिकॉर्ड डेट 7 मई फिक्स की गई है। यानी अगर कोई निवेशक इस स्टॉक स्प्लिट का फायदा उठाना चाहता है तो उसे 7 मई से पहले इन्फो एज के शेयर खरीदने होंगे। खबर से 15 अप्रैल को शेयर में 3% तक का उछाल देखने को मिला और भाव 6,812 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। दिन के अंत में भाव 6,732 रुपए पर आ गया था। परसिस्टेंट सिस्टम्स को NCLT मुंबई बेंच ने उसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी कैपयोट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। ये मर्जर अब रेगुलेटरी और लीगल प्रोसेसेस को पूरा कर चुका है और परसिस्टेंट के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कैपयोट सॉफ्टवेयर परसिस्टेंट की एक 100% सब्सिडियरी कंपनी थी, जिसका नाम मेनली API मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस पर सेंट्रिक था। इस मर्जर से परसिस्टेंट को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में सरलता, कॉमन ब्रांडिंग और रिसोर्सिंग के बेहतर इस्तेमाल जैसे कई फायदे मिलेंगे। इससे ग्रुप लेवल पर फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी और क्लाइंट्स को इंटीग्रेटेड सर्विस एक्सपीरियंस मिलेगा। खबर से शेयर में करीब 4% तक की तेजी देखने को मिली और भाव 4,718 रुपए पर पहुंच गया था।
जीएमआर पावर, जीएमआर एनर्जी और जीएमआर जनरेशन एसेट्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। कंपनी ने सिनर्जी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है। कंपनी अपनी बैलेंस शीट को लगभग 4400 करोड़ रुपए तक डी लेवरेज करेगी। खबर से 15 अप्रैल को शेयर में करीब 13% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली और कारोबार की समाप्ति 131 रुपए 60 पैसे पर हुई। इस पर मंत्री फिल्मार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि कंपनी का चार्ट काफी मजबूत है। ऐसे में इसके टारगेट 135 रुपए तक देखे जा सकते हैं। स्टॉक इजिली यहां तक जा सकता है, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। ऑरोबिंदो फार्मा को यूएस एफडीए से रिवैक्सोबिन टैबलेट यूएसपी 2.5 mg बनाने और बेचने की अंतिम मंजूरी मिल गई है। इससे इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दवा को लॉन्च करने की तैयारी है। इससे अमेरिका के ल्यूक्रेटिव जेनेरिक दवा बाजार में पकड़ मजबूत करने में कंपनी को मदद मिलेगी। खबर के बाद 15 अप्रैल को शेयर में 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और भाव 1137 रुपए तक जा पहुंचा। इस पर अरुण मंत्री का कहना है कि कंपनी के चार्ट कंजेशन में हैं। ट्रंप के टैरिफ का असर इस फार्मा स्टॉक पर पड़ सकता है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन जिसके पास शेयर हैं वो बने रहें इसमें। वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर होल्डर्स का 1 साल का लॉक इन पीरियड 15 अप्रैल को खत्म हो गया है। इसके चलते 5291 मिलियन शेयर यानी कि कुल इक्विटी का 64% हिस्सा अब खुले बाजार में ट्रेड के लिए अवेलेबल हो गया है। खबर से शेयर में 15 अप्रैल को करीब 4.25% की तेजी देखने को मिली और कारोबार की समाप्ति 124 रुपए 40 पैसे पर हुई। इस पर आस्था जैन का कहना है कि लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद भी शेयर में गिरावट नहीं आई है, तो ऐसे में निवेशक शेयर में बने रह सकते हैं। वहीं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड सोलर मॉड्यूल निर्माता गोल्डी सोलार प्राइवेट लिमिटेड में 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के साथ हैवेल्स को अपनी सोलर प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कंपनी ने यह फैसला भारत में क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया है। इस निवेश से हैवेल्स को गोल्डी सोलर में 8.9% से 9.24% की हिस्सेदारी मिलेगी, जो गोल्डी के 1050 से 1300 करोड़ रुपए के चल रहे प्राइमरी फंड जुटाने के फाइनल साइज पर निर्भर करेगा, जो 75 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। इस खबर के बाद हैवेल्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली और 15 अप्रैल को भाव करीब 2.25% चढ़कर 1567 रुपए पर पहुंच गया। आस्था जैन का इस पर कहना है कि शेयर को होल्ड करने की और नई खरीदारी की सलाह भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी स्टेप डाउन होली ओन्ड सब्सिडियरी नुवान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एनटीपीएल के जरिए नुवान शिपयार्ड में 51.72 करोड़ रुपए के 10% की एडिशनल हिस्सेदारी खरीदी है। आरएल शिपिंग बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खबर से मंगलवार को शेयर में कारोबार की समाप्ति करीब 2.25% मजबूती के साथ 1239 रुपए पर हुई है। अदानी विलमार ने टॉप्स ब्रांड के केचप, अचार, जैम बनाने और वाली जीडी फूड मैन्युफैक्चरिंग की 80% हिस्सेदारी खरीद ली है। इसके साथ ही जीडी फूड्स अब अदानी विलमार की सब्सिडियरी बन गई है। यह अधिग्रहण कंपनी के बोर्ड की ओर से पहले ही 4 मार्च 2025 को मंजूर किया गया था। इस डील को शेयर परचेस एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट के तहत कई शर्तों के पूरा होने के बाद 16 अप्रैल को क्लोज किया गया। AWL ने तय किया है कि वो इस अधिग्रहण को 2 फेजेस में पूरा करेगी। पहले चरणों में 80% हिस्सेदारी खरीदी गई है और बाकी 20% हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक खरीदी जाएगी। ये पूरी डील एक एंटरप्राइज वैल्यू के बेस पर तय की गई है, जो SPA के अनुसार निर्धारित की गई है। इस डील के बाद 16 अप्रैल को कंपनी का शेयर 1% की बढ़त के साथ 283 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ था। अब जानते हैं कुछ ऐसे कंपनियों के बारे में जो इस कारोबारी हफ्ते में विवादों में रही हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो है जेंसॉल इंजीनियरिंग का। बाजार नियामक सेबी ने फंड के हेरफेर और कंपनी संचालन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसके प्रोमोटर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी पर सख्त कार्रवाई की है। सेबी ने इन्हें शेयर बाजार से प्रतिबंध कर दिया है। इसके अलावा नियामक ने कंपनी के स्टॉक स्प्लिट को भी फिलहाल होल्ड पर डालने का आदेश दिया है। साथ ही जेंसॉल और रिलेटेड पार्टी के अकाउंट्स की जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिट का भी आदेश दिया है, ताकि फंड के हेरफेर की पूरी कहानी सामने आ सके। दरअसल पिछले साल जून में सेबी को जेंसिल इंजीनियरिंग मामले में शिकायत मिली थी, जिसमें जेंसॉल के शेयर के भाव में मैनिपुलेशन और फंड के हेरफेर का आरोप लगाया गया था। सेबी ने शुरुआती जांच में पाया है कि अनमोल और पुनीत ने कंपनी के फंड को धोखाधड़ी से डाइवर्ट किया है और खुद इसका फायदा लिया है। साथ ही पाया कि कंपनी ने नियामक के साथ CRAs, कर्जदाताओं और निवेशकों को गुमराह करने की कोशिश भी की है। खबर से निवेशकों का भरोसा डगमगाया और शेयर पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।
16 और 17 अप्रैल को इसमें लगातार 5% का लोअर सर्किट लगा और भाव 116 रुपये 54 पैसे पर आ गया, जो इसका 52 वीक लो भी है। इस पर रेलिगियर रिसर्च के सीनियर वीपी रवि सिंह का कहना है कि कंपनी विवादों से घिरी हुई है, स्टॉक में मौका देकर एग्जिट की सलाह है। एक बाहरी एजेंसी ने इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में अनियमितताओं की रिपोर्ट दी है। दरअसल इंडसइंड बैंक ने 10 मार्च 2025 को अपनी डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी की बात सामने रखी थी। इसके बाद एक एक्सटर्नल एजेंसी ने इसकी जांच की और 15 अप्रैल 2025 को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में 30 जून 2024 तक 1979 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ। गड़बड़ी की वजह से बैंक की नेट वर्थ में 2.27% की कमी आने का अनुमान है। इससे पहले बैंक ने अनुमान लगाया था कि नेट वर्थ पर 2.35% का असर होगा, जो करीब 1600 से 2100 करोड़ रुपए के बीच था। ये खबर निवेशकों के लिए चिंता की बात बन गई है, क्योंकि बैंक पहले से ही फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रहा है। हालांकि खबर से शेयर पर असर नहीं दिखा और 16 अप्रैल को भाव करीब 7.25% चढ़कर 785 रुपए तक पहुंच गया। रवि सिंह का इस पर कहना है कि जो पुल बैक है वो फंसा सकता है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है तो फ्रेश बाइंग की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है। पुल बैक में निकलने की कोशिश करिए। वहीं येस बैंक को आयकर विभाग ने 2 टैक्स नोटिस जारी किए हैं। एक में असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए 244.20 करोड़ रुपए और दूसरे में असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए 292.29 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है। हालांकि ये दोनों नोटिस पुराने नोटिस से जुड़े हैं और बैंक का कहना है कि टैक्स डिमांड की जो नोटिस है वो बेबुनियाद है। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में 244.20 करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस को लेकर कहा है कि बैंक को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 143(3) के तहत दिसंबर 2018 में असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए पास असेसमेंट ऑर्डर मिला था। इसमें कुछ एडिशन डिसअलाउंस किए गए थे। रिलेटेड असेसमेंट ईयर रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अधीन था और कुछ एडिशंस करने के बाद मार्च 2022 में सेक्शन 147 के तहत रीअसेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था। बैंक ने फर्स्ट लेवल अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑर्डर दोनों के खिलाफ अपील की हुई है। खबर से शेयर पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है और 17 मई को भाव 1% से ज्यादा चढ़कर 18 रुपये 7 पैसे पर पहुंच गया है। वहीं वेदांता पर ओडिशा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 71.16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फ्लाई ऐश के कथित मिसमैनेजमेंट के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाने की तैयारी भी कर दी है और कहना है कि इससे उनके ऑपरेशंस पर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। खबर से शेयर करीब 4.5% मजबूत होकर 396.85 रुपए पर पहुंच गया। इस पर हेम सिक्योरिटीज की आस्था जंग का कहना है कि शेयर लिया है तो बने रहे। नए खरीदारी की सलाह नहीं है। जब तक 405 रुपए के ऊपर शेयर नहीं जाएगा तब तक इसमें कन्विक्शन नहीं आएगा। तो इस खास शो पर्दे के पीछे में आज इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को कॉर्पोरेट जगत का लेखा जोखा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।